हेलो दोस्तों, यूमैक्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारी क्लासें चल रही थी जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और जो पेपर थे उनका सॉल्यूशन कराया जा रहा था। अभी देखो यूपी टीजीटी और पीजीटी के जो भी आ रहे थे, जो एलटी ग्रेड वगैरह सबके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ कराया जा रहा था। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम और क्वेश्चन यूपी पीजीटी का 2016 का पेपर का आज सॉल्यूशन कराते हैं और देखो इसको कितने आसानी से आपको हल कराया जाएगा। अभी देखते हैं। देखो, मान लीजिए एल्फा कोमा बीटा, ये क्वेश्चन दे रखा है। एल्फा कोमा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यू इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ए क्या नॉट इक्वल टू जीरो है के मूल हैं यदि एल्फा कोमा बीटा, देखो एल्फा कोमा बीटा इसके मूल है, परवलय इस पर स्थित है। ये परवलय दे रखा है आपका वाई स्क्वायर बराबर एक्स पर स्थित हो तो समीकरण के मूल क्या है। अभी देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे आप। देखो सबसे पहले ये देखो वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, इस पर स्थित है, तो देखो कौन से पॉइंट इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं, केवल सी और बी और सी सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अभी इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है अपना माइनस ए, और एल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा ए क्यू। अभी देखो यहाँ से देखते हैं एल्फा प्लस बीटा दोनों का मान कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है, और एल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो रहा है, -8 हो रहा है। तो यहाँ से देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 2 से यहाँ -a कर लेते हैं, -2 हो जाएगा, और इसका क्यूब करते हैं तो कितना आ जाता है -8 हो जाता है। ये देखो ऑप्शन नंबर बी इसको सेटिस्फाई कर देता है, और बाकी क्वेश्चन इसको करेंगे तो ये सेटिस्फाई इसको नहीं करता है। देखो एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा अपने पास -6 हो जाएगा, और ए क्यू का मान देखो हमारे पास कितना आना चाहिए था -216 आना चाहिए था, और देखो ये कितना आ रहा है तो हमारे पास यहाँ आ रहा है 8। इन दोनों का गुणा करते हैं, ये इसके बराबर नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, ए का मान देखो कितना है, 0 से बड़ा है। इसका देखो किस प्रकार सॉल्यूशन है कि मूल वास्तविक एवं असमान होने चाहिए, वास्तविक एवं असमान होने चाहिए, आसान नहीं है। यहाँ पर क्या है, असमान, असमान होने चाहिए। तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4ax, देखो x क्या है, इस अंडर रूट के अंदर नहीं है, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, के मूल होंगे। इसके देखो मूल बताने आपको, इस वाले समीकरण के क्या है मूल क्या होंगे। अब सबसे पहले तो इसको चेक करते हैं, इसमें से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस a की वैल्यू क्या आएगी, देखो आपके पास, देखो सबसे पहले a की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये दे रखा है मूल वास्तविक और क्या है, असमान है, वास्तविक असमान है, तो इसका मान ये होना चाहिए। तो देखो इसका मान देखो क्या आ जाएगा, b का मान क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4a, और a आ जाएगा, इंटू c का मान 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा आपका 1/4 से क्या हो जाएगा छोटा। ये आपके पास a का मान आ गया। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी बताना है आपको समीकरण किस प्रकार के होंगे। तो इसका देखो d का मान निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, ये चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, देखो यहाँ पर बी स्क्वायर का मान यहाँ से 16a हो जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा 1। अब देखो इसको चेक करते हैं। अभी देखो ये यहाँ पर क्या आ रहा है 4, 16a माइनस 4। अभी देखो a का मान क्या है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, तो मतलब 4 से छोटा होगा, तो ये क्या हो जाएगी, घात आपकी 4 से कम हो जाएगी। ये 4 से थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा भी छोटा लेंगे तो कम हो जाएगी इससे घात। तो ये क्या आ जाएगा, 0 से क्या आ जाएगा आपका छोटा आ जाएगा, और 0 से छोटा आ जाएगा। तो अगर विविक्तार होता है, जो d का मान होता है, अगर इसमें नेगेटिव आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो आपका देखो श्रीधर आचार्य सूत्र होता है
अब देखो इसका मान अगर नेगेटिव आ रहा है तो मूल क्या हो जाएंगे आपके, अधिकल्पित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके, अधिकल्पित मूल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। आ गया समझ में ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए बी सी परिमेय संख्या है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 एक ओवेनिस्ट मूल हो। तो इसके देखो इसके साथ क्या है, ओवेनिस्ट मूल है। देखो इस ये और ये दोनों आपस में क्या है, एक मूल तो ऐसा है कम से कम ओवेनिस्ट है। ओवेनिस्ट कहने का मतलब है एक मूल तो कम से कम ऐसा है कि ओवेनिस्ट है। अभी देखो चेक करते हैं। अभी मान लिया, देखो हम क्वेश्चन करते हैं, एक मूल ओवेनिस्ट दे रखा है, हम दोनों को मान लेते हैं, तो हमारे पास ए का मान कितना आ जाएगा 2, बी का मान कितना आ जाएगा 1 और सी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास -2। देखो इससे हल करके देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। 4 2 -2, बी का मान कितना आ रहा है आपके पास 1 और 3 और सी का मान -2। इससे देखो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 0 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार इसके मूल निकाल के देखते हैं क्या ये ओवेनिस्ट मूल आएंगे। तो ओवेनिस्ट मैंने क्या है, दोनों मूल ही समान मान लिए, तब इसको हल कर दिया। दोनों मूल से एक आएगा तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, वो दोनों के अनुसार भी हो जाएगा। पर देखो एक और तरीका देखते हैं इसका। देखो तरीका क्या है, पहले इसके मूल ज्ञात कर लेते हैं। इसके मूल ज्ञात करते हैं। सेकंड मेथड देखो इसका, इसके मूल ज्ञात करो। देखो कितने आ जाएंगे, x का मान -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। देखो मूल ज्ञात करो इसके, x का मान कितना आ जाएगा -b -1 प्लस माइनस b स्क्वायर, b का मान देखो 1 -4 इंटू a का मान 2 और -2 अपॉन 2 इंटू 2। कितना मान आ रहा है यहाँ पर -1 प्लस माइनस, देखो ये कितने हो रहे हैं 16 प्लस 1 17 हो रहे हैं अपॉन 4। अभी देखो ये दोनों मूल समान हो जाएंगे, इरेशनल नंबर है ये। देखो सम्मिश्र मूल आए दोनों। अगर इस प्रकार से अगर मूल आते हैं, इस प्रकार से अगर मूल आते हैं तो इसका मतलब है दोनों इरेशनल मूल होते हैं। ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, संयुग्मी मूल होते हैं। अब ये इसका संयुग्मी है, अगर ये लिया है इसका मूल, अगर इसका मूल कोई भी एक होगा, अगर ये वाला होगा -1 प्लस √17 अपॉन 4 है, तो इसका भी दूसरा भी मूल इसी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। दोनों मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इससे भी दोनों मूल समान करके हमने आंसर तो कर ही लिया है। इससे भी आंसर ये आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका तीसरा मेथड और देख लेते हैं। एक आप इसको याद रखना, थर्ड मेथड क्या है, ये एक बेसिक है। बेसिक क्या है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस b1x प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इसका कोई एक मूल ओवेनिस्ट है, ये देखो 3-4 संक्रिया होती है, एक मूल ओवेनिस्ट है, दोनों मूल समान है, एक का दूसरा n गुना मूल है, तो इसकी देखो कुछ संक्रिया होती है n से। तो हम सबसे पहले क्या एक संक्रिया लिख लेते हैं इसकी ओवेनिस्ट मूल वाली। ओवेनिस्ट मूल, ओवेनिस्ट मूल के लिए देखो क्या है, ओवेनिस्ट मूल के लिए देखो आपको सबसे पहले इसमें से b को छुपा लो, तो क्या जाएगा a1 c1 और a2 c2 इसका होल स्क्वायर। इसमें से सबसे पहले b को छुपा लिया, अब a को छुपा लेते हैं। a को छुपा लेते हैं तो b1 c1 b2 c2 इन दोनों का गुणा। अभी c को छुपा लिया, a1 b1 a2 b2। अगर इससे हल करेंगे तो भी आपके पास ओवेनिस्ट मूल आ जाएंगे। देखो इतना करना है और इससे भी वो क्वेश्चन का आंसर सीधा निकल जाएगा। हालांकि उसको करने का आपका तरीका है, क्या तरीका है, आपको जो ये मूल दूसरा समीकरण दे रखा है या फिर जिसके मूल पूछे ए बी सी पूछे हैं, तो दूसरा जो भी समीकरण दे रखा है जिसमें ए बी सी ना पूछे हों, दे रखे हों, तो उनसे 2 मूल निकाल लो और दोनों को यहाँ पर सेटिस्फाई कर दो। 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे तो
आंसर आपका उनसे आ ही जाएगा। ये वाला सेकंड मेथड क्या है, इसमें वेस्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, श्रेणी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 का कोष्ठक स्क्वायर का मान है। अभी देखो इसमें क्या दे रखा है, n घात का समीकरण दे रखा है, तो इसका मान बताना है। तो हम n बराबर 1 से चेक करते हैं। n बराबर 1 रखने पर अगर किसी में n दे रखा हो तो आप ये समझ लें ये तो क्या है, आपके फ्री के नंबर है। क्या है, फ्री के नंबर। देखो इसको देखो हल करते हैं। n बराबर 1 रखने पर देखो इसका मान क्या आता है, n बराबर मान 1 रखने पर मान देखो हमारे क्या आ जाता है, 1 का स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए हमारे पास, इस समीकरण का मान तो आना चाहिए 1। इससे देखते हैं 1 रखा 3 1, इससे क्या आ गया 1। इससे देखो क्या रखते हैं 1 रखते हैं 5/3, इससे n बराबर 1 रखने पर यहाँ पर क्या आया 5/3। यहाँ पर n बराबर 1 रखा तो ये क्या हो रहा है 3/6, n बराबर 1 रखा तो 3/6 मीन्स 1/2। इसको देखते हैं 5/6, n बराबर 1 रखने पर 5/6, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे, इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। देखो स्क्वायर दे रखा है, n जो n सम संख्या होती है और n विषम संख्या होती है, उनके स्क्वायर में से इसको घटाना है और सीधा मान आपका आ जाएगा। पर आपको इतना करना नहीं है, इससे आपका सीधा आंसर ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन साफ क्वेश्चन दे रखा है, कितना, न्यूनतम मान जिसके लिए 1 + 3 + 3 स्क्वायर डॉट 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 3n - 1, इसका मान कितना 700 से क्या होना चाहिए, अपर होना चाहिए। तो कितने n के कितने मान लिए जाएं, तो देखते हैं। देखो इसको सीधे कर सकते हैं, यहाँ पर a बराबर 1 और यहाँ पर r बराबर आपका 3 हो जाएगा। और इसके देखो n के मान निकालने 700 से, देखो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी देखो n 5 तक दे रखे हैं, 7 तक दे रखे हैं, इससे देखते हैं कि ऑप्शन ही 7 तक दे रखा है तो आंसर क्या आएगा। इतने तो हमारे पास रूट आते हैं, 1 हमारे पास दे ही रखा है, 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से 27 प्लस 81 प्लस और कितना हो रहा है अपना 243 प्लस 729, लगभग इतने हो रहे हैं। और इस प्रकार से ये चलेंगे। देखो 729 हो गए, ये तो इससे अपर हो ही गया। क्या इससे पहले भी हो रहे हैं, कितने मान 1 2 3 4 5 6 मान हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 7 का, यहाँ पर इससे अपर हो जाए कितने से, यहाँ पर n का मान क्या ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है 7 पर क्या हो जाएगा, इसका अपर मान हो जाएगा। यह आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप इसके गुणोत्तर श्रेणी का जो सम होता है, सम का फॉर्मूला होता है, उससे भी हल कर सकते हैं। सम का फॉर्मूला होता है a r⁻n - 1 और r - 1, इससे हल करेंगे तब भी आपका आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक आ गया आपको समझ में। अभी देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, अभी देखो इससे देखने पर कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ये दोनों देखो कुछ पैटर्न देखे देखे से नजर आ रहे हैं क्या। देखो आपको इनके जो भी पैटर्न है वो तो याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो यहां से देख लो, यहाँ ई दे रखा है, 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 ई दे रखा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई पैटर्न जो भी बन रहा है किससे रिलेटेड होगा, ई से रिलेटेड, ई से रिलेटेड होगा। तो ई की पावर x का मान क्या होता है 1 + x + x अपॉन फैक्टोरियल x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस, इस प्रकार से चलता है। तो इसके देखो यहाँ पर देखो x की जगह 1 रख दिया है मान, x की जगह 1 रख दिया है मान, तब देखो ये वाला सेम पैटर्न बन जाएगा। तो e की पावर x, यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की जगह 1 रख दूंगा अभी अगले स्टेप में। इस प्रकार से चल रहा है, ये आ गया समझ में। अगला देखो यहाँ पर x की जगह 1 रखने पर, x बराबर 1 रखते हैं तब हमारे पास देखो यही सेम मान आ जाएगा।
ई माइनस वन, देखो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इस प्रकार से मान आ जाएंगे। देखो ये पहला वाला मान आ गया क्या, ये तो आ गया। अभी दूसरा वाला मान क्या बनेगा, देखो पहला वाला अपने पास ई माइनस वन आ गया, दूसरा वाला मान ई की पावर माइनस वन प्लस वन बनेगा। अभी देखते हैं ये क्या यही बनेगा क्या, दूसरा देखते हैं यहाँ पर क्या है, ई से पहले ई की पावर माइनस एक्स देखते हैं कितना आ जाएगा, 1 माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स, माइनस वन रख दिया यहाँ पर, प्लस 1 फैक्टोरियल 2 प्लस सॉरी माइनस 1 फैक्टोरियल 3, इतना ही दे रखा है। अभी देखो मैं ई यहाँ पर क्या है माइनस से गुणा कर देता हूँ, पूरे में नेगेटिव से गुणा कर देते। देखो इसको मैं अभी हल नहीं कर रहा हूँ, 1 रख दिया था यहाँ, माइनस ई की पावर माइनस वन, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस 1/2। देखो ये वाला पैटर्न चल रहा है, मैं इसको इधर ले आता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो इसको यहाँ ले आए तो ये आ जाएगा ई की पावर एक ई की पावर माइनस 1/1, ये आपके पास मान है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। अभी देखो देखने से पता चल रहा है कि कौन सा मान हो सकता है। देखो एक बार हल करते हैं, ई की पावर एक्स का इससे हल करते हैं तो माइनस ई की पावर एक्स और ई की पावर 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों का हल करते हैं, देखो ई से इसका हल करते हैं ई की पावर 1, अब इसके साथ हल करते हैं प्लस ई की पावर, ये कितना हो जाएगा -1 और ये हो जाता है -1, तो -1 क्या हो जाते हैं -2, ई की पावर 1 प्लस ई की पावर -1 -2 इक्वल टू, ये हमारे पास इस का मान आ गया है। अभी देखो अगला देखते हैं, इसमें से कौन सा बन सकता है। देखो -1 है तो यहाँ पर प्लस वाले तो ऑप्शनों को हटा ही दो, तो -1 बनेगा। देखो ये 1/2 हाफ पावर है, तो इसकी फुल पावर करने के लिए इसको हल करके देख लेते हैं। देखो ये तो होगा नहीं, हाफ पावर है, हाफ नहीं है, फुल नहीं है, तो ये मान इनमें से कोई यहाँ मान होगा। देखो इसको हल करते हैं, ई की पावर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ई की पावर 1/2 का होल स्क्वायर और -2। देखो यहाँ पर एक नेगेटिव चिन्ह और लगा लेना, यहाँ नेगेटिव चिन्ह आएगा, ई की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 और -1/2, ये 1 हो जाएगा। देखो सेम वैल्यू अपने पास आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। पर आपको देखो पेपर में करना है तो सीधा देखो इसको देख सकते थे, इसको सीधा ही कर लेते, स्क्वायर हो रहा है, इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अभी इसको एक बार यहाँ से अगर करेक्ट करेंगे तो यहाँ पर -2 आपको साफ दिख जाएगा, तो माइनस वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो लिमिट दे रखी है, अच्छा इसकी लिमिट ज्ञात करनी है। अभी देखो पहला सीधा ही क्वेश्चन देखो 1, अब हमारे पास इतना दे रखा है, तो यहाँ पर मैं एक ही जगह देखो क्या रख देता हूँ, एक ही जगह 1 रख देते हैं, ए बराबर 1 रख देते हैं। देखो ए का मान -1 से छोटा है, तो 1 रख देते हैं, तो कितना आएगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, -1 से छोटा है तो 0 रख देते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, कितना, n का मान 0 रख दिया, n a का मान 0 रख दिया, n की पावर 1। अभी देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, ये n तक जा रही है लिमिट, 1 1 1 जोड़ेंगे तो n तक हो जाएगा, तो n से n कट जाएगा, तो लिमिट क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। अभी देखो a बराबर हमने क्या रखा, 0 रखने पर 1 क्या आ रहा है, a बराबर 0 रखने पर यहाँ पर कितना आ रहा है 1, यही आंसर हो जाएगा। और भी चेक करते हैं, और भी है क्या, a बराबर 0 रखने पर यहाँ पर कितना आ रहा है 2, ये नहीं होगा। a बराबर 0 रखने पर यहाँ पर 0, ये नहीं होगा। a बराबर 0 रखने पर माइनस ऊपर नेगेटिव हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या इसको और भी मेथड से कर सकते हैं, हाँ सीधा कर सकते हैं। देखो क्या दे रखा है, इसका सेकंड मेथड देखो, इतना लंबा है नहीं वो भी मेथड, तो
तो देखो ये लिमिट दे रखी है, तो मैं इसको 1/n लिख दूं, यहाँ से 1/n लिख दूं, और इसका क्या है पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूं, n की पावर a हो जाएगा पूरे पर, 2/a की पावर, इस प्रकार से ये मान चलता रहेगा, n/n की पावर a। क्या इसको देखो सिग्मा के रूप में लिख दूं, देखो 1/n है, और ये इसका मान लिख दूं r/n, r/n की पावर a, x की पावर a हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, इसकी जगह dx लिख देते हैं, और इसकी जगह आ जाएगा x। तो देखो इसकी लिमिट कहां से कहां तक चल रही है, 0 से 1 तक चल रही है लिमिट, 0 से 1 तक इसकी लिमिट लिख देते हैं, r = 0 से 1। तो देखो लिमिट लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं, समाकलन में चेंज कर देते हैं। समाकलन में चेंज करेंगे, ऊपर n तक जा रहा है, समाकलन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर a dx। अभी देखो इसको हल करो, x की पावर a + 1/a + 1, ये हो जाएगा। इसकी लिमिट 0 से 1 लगा देंगे, 0 से 1 लिमिट इसकी लगाएंगे, तब आपका ये पूरा का पूरा सॉल्व होके ये आंसर आ जाएगा। ये x की लिमिट हो रही है, x की a + 1/x, हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा a नंबर। ये आपको समझ में आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको और हल कर देता हूं, देखो सीधा है, देखो यहाँ पर कर दो 1 की पावर a + 1/a + 1 माइनस, देखो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका देखो ऑप्शन नंबर ए हो रहा है ना, सीधा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। अभी देखो यहाँ तक बेहद इजी क्वेश्चन है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको बस एक देखना है कि कहाँ से ये क्वेश्चन को क्रैक किया जा सकता है। देखो किस प्रकार क्रैक करना है, हमने देखो सीधा ही देखा, यहाँ पर a का मान पुट कर दिया है, कहाँ से -1 दे रखा है तो 0 पुट कर लिया, इससे हमारे पास आसानी हो गई। और देखो लिमिट की ऐसी बात है कि लिमिट अगर इसका ये कोई सीक्वेंस या श्रेणी दे रखी है जिसकी हम लिमिट निकाल रहे हैं, अगर उसकी सब श्रेणी लेते हैं, सब सीक्वेंस लेते हैं, उसकी भी लिमिट क्या आती है, सेम आती है। अगर हमने देखो एक फंडा और बता देता हूं, जैसे 1/n की लिमिट हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हम लिमिट चेक करते हैं, तो इसकी में लिमिट कितनी आ रही है, 0। तो इसका सब सीक्वेंस क्या होगा, इसका सब सीक्वेंस क्या 2/n होगा, तो इसकी लिमिट भी 0। इसका सब सीक्वेंस 1/3n होगा, इसकी लिमिट भी 0। तो सब सीक्वेंस की लिमिट भी क्या आती है, सेम आती है। इसलिए हम a के विभिन्न मान रख के भी इसको चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल में 15 बिंदु हैं। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 15 बिंदु हैं, इस प्रकार है कि कोई भी तीन बिंदु रेखीय नहीं है, तो इसको मिलाने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या। अब देखो तीन रेखीय नहीं है, त्रिभुजों की संख्या देखो किस प्रकार से बनती है। कोई भी तीन बिंदु मिलकर एक क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। तो इसको सीधा ही कर लो, तीन बनाने हैं, त्रिभुज बनाने हैं, तो 15c3 से हल करते हैं इसको। 15 × 14 × 13/3 × 2 × 1। अभी देखो इसको हल करेंगे तो क्या आप सीधा हल कर लोगे इसको, देखो 13 से डिवाइड कौन सा हो रहा है उससे देख लो, या फिर देखो 14 आ रहा है, इसमें 7 से डिवाइड कौन सा हो रहा है। देखो अगर थर्ड से करते हैं तो 5 से डिवाइड वाला आ जाएगा इसका आंसर। तो देखो ये 5 से डिवाइड हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ 5 दे रखा है, 5 से डिवाइड ये हो नहीं रहा है, तो 5 वाला हम हटा देते हैं। अभी देखो इसमें 7 से डिवाइड वाला, देखो 7 5 टाइम करते हैं तो ये होगा नहीं। देखो ये आपका सीधा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखो 7 से डिवाइड हो रहा है, ये पूरा हल भी करना नहीं पड़ा, और हल भी इतना कठिन नहीं है। देखो 3 से 5 टाइम, 3 से 7 टाइम, तो इसको हल कर दो सीधा ही। 91 × 5 कितने हो रहे हैं, 455 हो रहे हैं। ये सीधा इसका आंसर आ जाता है। अभी देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा देखो ये दे रखा है 2n+1 पी n माइनस 1 और ये दे रखा है इसके बराबर है। तो इन वाले क्वेश्चनों को तो डायरेक्ट क्या है मान रख के हल करना है। देखो 2n+1 पी n माइनस 1 अपॉन 2n-1 पी n दे रखा है और इतना 3/5। अभी देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला देखते हैं ऑप्शन दो रखेंगे, यहाँ पर 5 हो रहे हैं और यहाँ पर कितने हो रहे हैं 1, ये 5 हो रहे हैं, ये कितना हो रखा है 3, यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 2 रखते हैं तो 5, ये 3 हो रहे हैं, ये 5 से वैसे ही छोटा हो रहा है तो इसको तो कैंसिल कर दो, 3 रखो, यहाँ 7 और यहाँ पर 3 रखने पर 5 हो रहे हैं, 5 और ये 7 बन रहा है, इससे थोड़ा बहुत कट सकता है। 4 को देखते हैं, 4 से रखते हैं तो देखो ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 7 अपॉन ये कितने हो जाएंगे, ये प्लस हो रहा था 7, अच्छा ये 9 हो रहा है और ये हो रहा है 2n7 हो जाएगा p और ये कितने हो रहे हैं 4। इसको हल करते हैं, इसको डायरेक्ट 3 बार खोल दो, देखो 7 से 7, 4 से 2 टाइम, 9 से 3 टाइम, 6/5 कितने 6/5 का कहीं गलती हो रही है क्या, 6 नहीं लगा है यहाँ पर, क्या है देखो ये हमने क्या है गलत कर दिया, यहाँ 7 × 6 × 5 × 4 होगा, 4 से 2 टाइम हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल कितना आ जाएगा, ये 3 टाइम था, 3/5 क्या आ जाएगा इसका आंसर, सी इसका आंसर हो जाएगा। ये आ गया समझ में आपको, कितना इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, इसको देखो एक बार, a² x³ माइनस 8a x² + 16 और 48 के प्रसार में x की घातों के गुणांकों का योग शून्य हो तो a का मान क्या है। गुणांकों का योग क्या है, शून्य है। अभी देखो कोई भी अगर द्विघात समीकरण दे रखा है, त्रिघात समीकरण दे रखा है, कोई भी दे रखा है समीकरण, अगर उसके गुणांकों का योग पूछ रहा है तो गुणांकों का योग कितना होता है, x की जगह पर क्या रख दो आप 1 रख दो, तो गुणांकों का योग किसके बराबर दे रखा है, देखो गुणांकों का योग कितना है, a² x की जगह हमने क्या रख दिया 1 माइनस 8a x की जगह यहाँ 1 + 16 किसके बराबर दे रखा है, गुणांकों का योग 0 के बराबर दे रखा है। देखो ये इसी के बराबर आता है, इसको हल करते हैं तो देखो क्या 1 से सेटिस्फाई करते हैं, ये का मान 1 लगाते हैं तो यहाँ 1 से सेटिस्फाई नहीं होगा, -1 से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये क्या बन रहा है देखो आपको a² माइनस 8a + 16 = 0। देखो डायरेक्ट दे रखा है, ये 4 से सेटिस्फाई हो जाएगा, 4 से लगाते हैं 32 हो रहे हैं और 4 से लगाते हैं 16 32 4 इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, ये सीधा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद 11। अच्छा ये भी सीधा ही क्वेश्चन दे रखा है, x की घातों के विस्तार में मध्य पद का गुणांक क्या है। देखो इसका मध्य पद, अच्छा देखो इसमें देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है, यहाँ 8 दे रखा है, यहाँ पर 12 दे दिया, 12 दे दिया, 12 दे दिया और ये दे दिया। अब सबसे पहले तो इसको देखो, अगर कोई भी यहाँ पर गुणांक बनेगा, ये अगर स्क्वायर में बनेगा, क्यूब में बनेगा, तो भी इसका मान क्या बनेगा, ये 8 से गुणज होना चाहिए, 8 से क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। या तो ये वाला मान 8 होगा, या फिर 16 होगा, या फिर 24 होगा, या फिर 8 का गुणज होगा। तो ये दोनों मान तो इसके हो नहीं सकते।
ये दोनों मान इसके हो नहीं सकते। अगर मध्य पद पूछा है, आपको सीधा पता है मध्य पद का फॉर्मूला क्या होता है। अगर n घात का बहुपद है तो उसमें मध्य पद क्या होता है, n/2। तो मतलब ये ऊपर दे रखा है, उसका आधा ही क्या होगा, नीचे दे रखा होगा। ये ऊपर दे रखा है, इसका आधा, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। मैंने देखा भी नहीं है ऊपर क्या होगा, ऊपर वाला मैंने देखा भी नहीं है कि इसका मध्य पद क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। मैंने तो इसको ऑप्शन देख के ही हल कर दिया। अभी देखते हैं, एक बार हल करके देखते हैं। मेथड सेकंड लिख देता हूं इसको। अभी देखो इसको देखते हैं, इसको देखने से 3 3 तो मतलब 1 + x का क्यू नहीं बन रहा है क्या ये, और ऊपर ज्ञात है 8, ये क्या हो जाएगा 1 + x की घात 24। अब ये साफ हो गया, 24C12 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। कैसे भी कर लो, ये भी कुछ बड़ा नहीं है। अगर और ज़्यादा इक्वेशन दे रखी होती और बड़ी एक एक्सप्रेशन दे रखा होता, उसको हम नहीं पहचान पाते, पर इसका गुणज होता और इसका आधा होता है, वो मध्य पद निकाल ही लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रसार में पदों की संख्या। अब देखो इसमें देखो पद पहले से ही कितने दे रखे हैं, कितने आपको वेरिएबल दे रखे हैं, 1 2 3, 3 वेरिएबल दे रखे हैं। तो देखो इसका मान होता है जैसे कि n + r - 1 c r - 1। यहाँ पर r क्या है, वेरिएबल है, इसके क्या है पदों की संख्या निकालनी है। तो r क्या है, वेरिएबल है। तो देखो घात दे रखी है, n बराबर तो क्या है 20 और r बराबर कितने वेरिएबल हैं 3, तो 23 तो कितने हो गया 22 c, r का मान 22 c2 हो जाएगा इसका मान। तो ये क्या हो जाएगी आपकी पदों की संख्या, पदों की संख्या। अभी देखो पदों की संख्या, और 22 × 21 2 × 1। अभी देखो 2 से 11 टाइम कितना 11 × 21, इसको 11 से गुणा करो, इन दोनों को योग करो, सी आपका आंसर इसका हो जाएगा। पदों की संख्या आप सीधे निकाल सकते हो। देखो ये इसका फॉर्मूला होता है पदों की संख्या का। अभी देखो इसमें तो कितने वेरिएबल दे रखे हैं, 3 वेरिएबल दे रखे हैं। अगर 4 वेरिएबल होते तो उसको भी इसी प्रकार से निकाल लेते, 5 देते 6 देते उसको निकाल लेते। ये n वेरिएबल के लिए है, n वेरिएबल दे रखे हैं, r वेरिएबल दे रखे हैं इसमें, तब n घात का है और r वेरिएबल दे रखे हैं, तो इसको आसानी से निकाल सकते हो। और देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, tan इनवर्स x cot इनवर्स x सत्य है, कब सत्य है। अभी देखो देखो बराबर होगा तब तो ये सत्य है नहीं, ये इसमें बड़े, इसमें इसका चिन्ह लगा है, ये ग्रेटर है और ये क्या है स्मॉल है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये बराबर के लिए पॉसिबल नहीं होगा और सभी मानों के लिए भी नहीं होगा। सभी मानों के लिए क्योंकि बराबर दे रखा है, इसके लिए पॉसिबल तो है ही नहीं, इक्वल के लिए है नहीं। इन दोनों में से कोई एक होगा। अभी देखो tan देखते हैं, tan इनवर्स x, और ये दे रखा है cot इनवर्स x। अभी देखो tan इनवर्स का मान बड़ा कब होता है। अभी देखो अब मैं 45 डिग्री पर मान देखता हूं, दोनों का मान 45 डिग्री पर क्या होता है, बराबर होता है। 45 डिग्री पर मान बराबर होता है 1 से। आप बताओ 1 से बड़ा होगा जब, अब इसका मान 45 डिग्री के बाद बढ़ने लगता है और इसका मान 45 डिग्री के बाद घटने लगता है। इसका नेगेटिव होता है और इसका पॉजिटिव होता है। तो अभी देखो इसको हल देख लो किस प्रकार से कर लेंगे। एक इक्वेशन लिखो, यहाँ मैं लिख दूं 2 tan इनवर्स x का मान बड़ा होगा किससे, देखो इसका cot इनवर्स x, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर tan इनवर्स x दोनों साइड ऐड कर दिया है, यहाँ से सीधा निकाल सकते हो। दूसरा में देखो यहाँ से निकाल लेते हैं, π/4 इससे बड़ा होगा, इससे सीधा b ऑप्शन आ जाएगा। इससे भी देखते हैं, तो देखो 2 tan इनवर्स x, इसका मान π/2 हो जाता है, इसको मैं tan इनवर्स x, इसका मान π/4, π/4 का मान tan इनवर्स पर क्या हो जाता है 1, तो x का मान कितना हो जाता है 1 से बड़े पर, 1 से बड़े पर, 1 से जो ग्रेटर होगा उसके लिए ये हमेशा सत्य होगा। आया समझ में। ये
ये तो देख के ही बता सकते हो आप, इनका अगर ग्राफ भी पता है आपको, उससे भी देख के बता सकते हो कि कब इसका मान सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसका प्रांत है। अब देखो प्रांत निकालने के लिए इसमें क्या है, जो भी आपको रेंज बनेगी वो क्या नहीं होनी चाहिए, इसकी इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। कभी इसके प्रांत वही होता है जिस पर सभी प्रांतों पर इसका मान क्या है, एक निकाला जा सके, सभी प्रांतों पर इसका मान निकाला जा सके। तो इसका प्रांत देखो क्या होगा कि देखो मैं इसका मान 0 रखता हूँ, 0 पर देखो इसके अंदर रूट के अंदर शून्य तो आ सकता है, शून्य आ सकता है, तो मैं 0 रखता हूँ। 0 यहाँ से क्या हो गया 1, और यहाँ से क्या हो गया 1, तो 0 तो हो सकता है, तो मतलब 0 तो होगा, इक्वल टू 0 तो है। अब 0 से बड़े के लिए या फिर छोटे के लिए आप देख लो ना, नेगेटिव में क्या है, क्वेश्चन में नेगेटिव में क्या है, बड़ा है, तो फिर छोटे के लिए होगा, बड़ा है तो छोटे के लिए वी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। छोटे के लिए आप एक बार चेक कर लो, 1 रख लो, 2 की पावर 1 माइनस 5, ये है नहीं, मतलब x का मान 0 से बड़े के लिए तो विद्यमान है नहीं, तो 0 से बड़े के लिए नहीं है, तो इसका v हो जाएगा, v इसका प्रांत हो जाएगा, निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है f इनवर्स x dy ओवर dx किसके बराबर है, मतलब इसका मान f y बराबर f इनवर्स x है। तो इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए आपको सीधा क्या करना है, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है y बराबर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। इनवर्स के लिए देखो क्या ज्ञात करेंगे, इनवर्स के लिए आपको सीधा ही लिखना है, x की जगह y और y की जगह x लिख दो, तो x बराबर y माइनस 1 अपॉन y प्लस 2। इसको हल करो तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस 2x इक्वल टू वाई माइनस 1। वाई को मैं इधर ले आता हूँ, तो y यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू, इधर देखो माइनस 1 माइनस 2x। इसको हल करते हैं तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, y बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस x। अब इसको देखो dy ओवर dx निकालना है, देखो 1 माइनस एक्स तो नीचे होना चाहिए, 1 माइनस एक्स प्लस वाले ऑप्शन खत्म करो। और dy ओवर dx निकालेंगे, नीचे अगर माइनस है 1 माइनस एक्स है, तो इसका मतलब है स्क्वायर वाला पद आएगा, स्क्वायर वाला पद आएगा तो ऊपर को खत्म करो, सी इसका आंसर हो जाएगा। देखो आपको इसमें कुछ पूछा नहीं था, पूछा था आपका इसका इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स क्या है ये पूछा था, बस आपको इनवर्स पूछा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल करते हैं। देखो dy ओवर dx इसका मान आ जाएगा 3 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और देखो आप हल भी कर लो इसको, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको कांस्टेंट कॉमन मान लो, इसका हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस, इसको कांस्टेंट मान लो 1 माइनस 2x, और इसको हल करते हैं तो इसका क्या आ जाता है माइनस 1। इसको हल करेंगे आप तो एक बार हल करना और यही मान आपके पास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेट दे रखा है आच्छादक फलनों की संख्या, सेट दे रखा है इसमें आच्छादक फलनों की संख्या आपसे पूछी है। देखो स्वयं पर आच्छादक फलनों की संख्या बतानी है, तो स्वयं पर आच्छादक फलनों की संख्या देखो इसमें कितने अवयव हैं, ऑर्डर ऑफ सेट का एलिमेंट है 5, तो 5 है, तो फिर इसके आच्छादक फलन हो जाएंगे फैक्टोरियल 5। ये तो सीधा क्वेश्चन है, ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, अच्छा a बराबर 4n माइनस 3n माइनस 1 तथा, अभी देखो ये किस प्रकार से दे रखा है, a यूनियन v उपरोक्त में से कोई नहीं, v सबसेट ऑफ a सबसेट ऑफ v, मतलब इसका मान कुछ इस प्रकार से आएगा। तो a और b के मान ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पर a का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ 1 रखता हूँ, सबसे पहले 1 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है 0। 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाता है 16, कितना हो रहा है 16 माइनस 3 आ गया अपना, क्या 2 रखा, माइनस 6 माइनस 1 कितने हो गए 16 में से 9 हो गए, कॉमा 3 रखते हैं 64 माइनस
9 माइनस 1 10 हो गए तो 54। कुछ इस प्रकार से इसके मान चलेंगे। बी के मान, बी का मान तो सीधा दे रखा है, 9 की टेबल दे रखी है। इस प्रकार से आएंगे मान। अभी देखो इसको देखकर ही आप बता सकते हो। ये देखो ए क्या है, बी में कंटेन कर रहा है, ए क्या कर रहा है, बी में कंटेन कर रहा है, तो ए सबसेट इक्वल टू बी हो जाएगा। इसके सारे अवयव किस में है, बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया आपको? अगला देखो, पूर्णांक का योग समूह में शून्य के अतिरिक्त सभी अवयवों की कोटि होती है। अच्छा, पूर्णांकों के योग समूह, पूर्णांकों का योग समूह है, ये आपको एक ग्रुप दे रखा है। अभी देखो ग्रुप दे रखा है, तो ग्रुप में कोटि पूछ रहे हैं, ग्रुप की कोटि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखो ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, परिमित और अपरिमित। अब इसमें देखो परिमित और अपरिमित तो दे नहीं रखा, यहाँ थोड़ी दे रखा है कि परिमित है या अपरिमित है, तो पूर्णांकों का योग है, तो इसको हम परिमित ना मानकर अपरिमित माने या फिर परिमित माने, कोई माने। देखो अगर उसके अवयव की कोटि दे रखी है, मतलब शून्य के अवयव की कोटि दे रखी है, शून्य दे रखा है, तो शून्य तो क्या होता है, तत्समक अवयव, उसकी कोटि होती है 1, तो इसको क्या करना है, छोड़ देना है, तो 1 होती है। इसके अलावा जो भी कोटि होती है किस पर करती है, ग्रुप के अवयव पर निर्भर करती है, और ग्रुप की कोटि पर निर्भर करती है, क्योंकि ग्रुप की कोटि से ज्यादा तो किसी अवयव की कोटि नहीं होती। तो ग्रुप की कोटि इसमें दे नहीं रखती, ग्रुप की कोटि दे रखी है, मान लिया इनफाइनाइट ग्रुप है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3। इसका आंसर एक ये भी हो सकता है, इसकी कोटि किससे पर निर्भर करती है, ग्रुप के अवयवों की संख्या पर, ग्रुप के अवयवों की संख्या पर भी निर्भर करती है ना। 30 कोटि का एक चक्रीय समूह है, तो जी के कुल उपसमूहों की संख्या, चक्रीय समूह है तो जी के कुल उपसमूहों की संख्या, तो ऑर्डर ऑफ जी दे रखा है आपके पास 30, तो कुल उपसमूहों की संख्या, उपसमूह क्या होंगे, इससे क्या होंगे, सारे के सारे जो भी विभाजित होंगे, तो हमारे पास एक ही है, पंडा आयलर फलन, इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको देखो हल करते हैं, तो 30 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 3/2, और सॉरी 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/5। देखो इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5, ये इसके बराबर हो गया, बराबर 8 आंसर आ रहा है। 8 कौन से, ऑप्शन नंबर सी में है। 8 किस में, ऑप्शन नंबर सी में, ये आ गया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि एक समूह जी में प्रत्येक अवयव अपने का व्युत्क्रम हो तो जी है, अपने का खुद का व्युत्क्रम है, तो इसका मतलब ए बराबर क्या है, ए इनवर्स, दूसरा भी अवयव ले लेते हैं, ये दोनों अवयव क्या है, ग्रुप में है, ए कोमा बी अवयव ऑफ जी, ग्रुप के अवयव है। तो इसमें देखो समूह दे रखा है, पहले से ही एक ग्रुप दे रखा है, तो ग्रुप है, तो या ये पूछा है कि वो आवेली ग्रुप है या अनावेली ग्रुप है, इतना ही पूछा है बस आपसे। तो देखो दोनों का गुणा कर देते हैं, ए बी बराबर कितना हो जाता है, ए इनवर्स बी इनवर्स, तो ए बी बराबर किसके बराबर आ गया, बी ए के आ जाएगा। ए बी बराबर बी आ रहा है, तो इसका मतलब आवेली ग्रुप है, और आवेली ग्रुप है। आपको देखो ये तो पहली कंडीशन हुई, दूसरी कंडीशन से भी चेक कर सकते हो ना, आवेली ग्रुप को अवयवी कोटि क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, उससे देखो चेक करते हैं। तो ए बराबर ए इनवर्स है, मैं दोनों तरफ ए की क्या करा देता हूं, संक्रिया करा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, ए, तो अवयव की कोटि देखो स्क्वायर दे रखा है, तो क्या हो जाता है, ग्रुप, आवेली ग्रुप हो जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, सीधा क्वेश्चन है, देखो एक बार अगला क्वेश्चन देखो, इसका क्या पूछा है आपसे, तत्समक अवयव 2 4 6 8, और देखो गुणन मॉड्यूलो, इसमें क्या है, गुणन मॉड्यूलो 10 की प्रॉपर्टी लग रही है। तो देखो
मैं सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 का, गुणन मॉड्यूलो 10 करता हूँ तो इतना कितना आता है 4। तो ये इसका है नहीं, क्या सेम ही अवयव आ जाता 6, इसका मतलब 2 ही आता तो हम इसको आंसर मान लेते। अभी देखते हैं 4 से, देखते हैं 4 इंटू 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 6 से करते हैं 10 हो रहा है, 6 का इंटू 2 और इसके 2 आ गया, इसका देखो सेम आ गया मान। अभी एक बार 8 से और करके देख लेते हैं, 8 का मान 2 से करते हैं तो कितना आ जाए 6 आ रहा है। तो इसका मतलब 8 तो है नहीं, 4 भी नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 पर ही मान आ रहा है। 6 को देखो एक बार और चेक कर लेते हैं, 6 का 4 के साथ करते हैं 24 आ रहा है, बेस 10 लेते हैं तो कितना आ जाता है 4। 4 से किया 4 आ गया, तो इसका मतलब 6 इसका तत्समक अवयव हो जाएगा। वैसे इसका याद किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार कर लेते हैं सभी, बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, ये सबको याद होता है। इसका मान कितना होता है 6 होता है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी तो जानते हो ना, सीधी प्रॉपर्टी है ए की संक्रिया अगर ए इनवर्स से कराते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है ई आ जाता है। ये आपकी संक्रिया है तत्समक अवयव वाली। अब तत्समक अवयव ए से ए की संक्रिया, ए की ए इनवर्स से संक्रिया कराई, एक ही ए इनवर्स से संक्रिया कराएंगे तो वही अवयव तत्समक अवयव आ जाता है। ये इसकी खासियत है। तो इससे आपका मान 6 आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया ना सबको? मान लीजिए द्विआधारी संक्रिया, देखो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, स्टार निम्न से परिभाषित, इस प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन परिभाषित है, एक समूह जी है, तो सी का व्युत्क्रम अवयव क्या है? तो सी का व्युत्क्रम अवयव क्या होगा? सबसे पहले व्युत्क्रम अवयव के लिए हमारे पास क्या चाहिए? तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका ज्ञात कर लेते हैं। ए स्टार ए बराबर ए स्टार, सॉरी इसका मान संक्रिया यहाँ लगा रखिए ई प्लस 1। देखो ए स्टार ई से ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल कर देते हैं तो ई का मान क्या आ जाएगा हमारे पास -1। अब हमारे पास सी की पूछी है संक्रिया, सी की पूछी है तो हमारे पास देखो सी के लिए क्या है हमारे पास, तो हम सी का संक्रिया सी का इनवर्स पूछा है ना, तो सी का इनवर्स निकालना है तो इसकी संक्रिया कराते हैं तो सी आ जाएगा प्लस सी इनवर्स आ जाएगा और क्या आ जाएगा +1 किसके बराबर होना चाहिए? ई के बराबर। ई का मान ई के बराबर होना चाहिए, इसका मान ई के बराबर होना चाहिए। तो ज्ञात करते हैं सी प्लस सी इनवर्स, ये +1 है और यहाँ पर -1, इसको इधर ले जाते हैं तो सी इनवर्स बराबर कितना हो जाता है? इसको इधर ले जाएंगे तो -2 माइनस सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? देखो सी से सी इनवर्स निकालना था, सी का व्युत्क्रम पूछा था, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो अभी देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह होता है। देखो ये तो आपकी एक थ्योरम है जो आपको प्रूफ भी कराई हुई है, इसका मान होता है प्रसामान्य ग्रुप। ये आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ये आपको याद ही रखनी है, इसका प्रसामान्य ग्रुप होता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सदस्य समष्टि आर क्यू की उपसमष्टि है? आर क्यू की उपसमष्टि है। अब देखो आर क्यू दे रखा है, इसकी उपसमष्टि के लिए आप सीधा कर सकते हो। इसमें देखो ए बी सी इस प्रकार दे रखा है, तो इसमें देखो कांस्टेंट एलिमेंट देखो इसमें ही 0 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसमें कांस्टेंट 2 दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, ये नहीं होंगे। अब देखो क्या इसको और बेसिक से करते हैं, तो देखो इसका गुणन मॉड्यूलो ले लो। मैं 2 A1 A2 A3
A1 B1 C1, 3 संक्रिया लेता हूँ प्लस बीटा। इन देखो अदिश गुणा करा रहा हूँ मैं A2 B2 C2, इसे कराऊंगा अदिश संक्रिया। तो इनको गुणा करते हैं तो देखो एल्फा A1 प्लस बीटा A2। इसी प्रकार से दूसरी संक्रिया, इसको जोड़ लेते हैं। अच्छा, A1 और B1 के साथ ही कर लेते हैं, A1 और B1 के साथ संक्रिया करते हैं, तब इसका हल देखते हैं एक बार। A1 B1 C1 से 3 मान ले रखे हैं हमें, C का मान तो 0 दे ही रखा है, C का मान 0 दे रखा है। देखो यहाँ पर C की कोई भी वैल्यू दे नहीं रखी, तो C से देख लेते हैं। पहले इसको हल ही कर लो एक बार। इनका सबका गुणा कर दो एक बार, एल्फा A1 प्लस बीटा A2 कोमा एल्फा B1 प्लस बीटा B2 कोमा एल्फा एल्फा C1 प्लस बीटा C2। अभी देखो हम अगर 0 वाला मान लेते हैं तभी एल्फा और बीटा के मान क्या आएंगे, यहाँ पर शून्य आएंगे। तो इसको अगर मैं इसको 0 ले लेता हूँ, अब पहले ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर इसका मान क्या ले लिया हमने, शून्य ले लिया, तब देखो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो एल्फा यहाँ से कॉमन लेते हैं, A1 प्लस B1 कोमा बीटा A2 प्लस B2, इसका मान 0, एल्फा इंटू 0 प्लस बीटा 0, इसका मान कितना हो जाएगा 0, तभी ये सेटिस्फाई होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हल हो जाएगा। आप सीधा ही कर सकते हो, ये अगर दिखे आपसे कौन सी सदिश समष्टि की उपसमष्टि है तो आप 0 वाला आंसर हो जाएगा। हो गया ये आंसर, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि H एवं K, यदि H एवं K एक समूह के उपसमूह है तथा ऑर्डर ऑफ H3 ऑर्डर ऑफ K 5 ऑर्डर ऑफ G बराबर 30 हो, तो H इंटरसेक्शन K ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K पूछा है। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है H K ऑर्डर ऑफ H K ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ये देखो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है इंटरसेक्शन वाली, पर इसमें देखो एक ग्रुप भी दे रखा है। तो देखो अब इसको देखो कॉमन सेंस ही कर सकते हैं। एक लैग्रांज थ्योरम होती है, ऑर्डर ऑफ H के पूछा है, ये क्या हो सकता है, ये पूछा है इसमें। देखो क्या क्या हो सकता है इसमें, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। देखो ऑर्डर ऑफ H3 है तो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K आपके पास क्या हो जाएगा, 3 का गुणज, 3 का गुणज 3 से विभाजित होगी वही संख्या होगी। दूसरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 5 से विभाजित होगी, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K क्या 5 से विभाजित होगी। क्या लैग्रांज प्रॉपर्टी पढ़ी है, लैग्रांज थ्योरम नहीं कहती क्या, इसका गुणज होगा, इससे डिवाइजर होगा, डिवाइजर लिख देते हैं एक साथ ही, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K डिवाइजर ऑफ 3 कॉमा ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K डिवाइजर ऑफ 5, ये होगा। अब इन दोनों से
हेलो, ये आवाज कहाँ से छोड़ी थी? इस प्रकार से ये दे रखे हैं इसका मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें आवाज छोड़ गई थी, यहाँ से देख लेते हैं जहाँ से आवाज छोड़ी थी। पता नहीं है कहाँ से छोड़ी थी, आप एक बार देख लो जहाँ से आवाज छोड़ी होगी। मैं यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ से इजी क्वेश्चन से। यहाँ से देख लो, यदि एच और के समूह के उपसमूह है तो ये 3 है, तो ये 3 का डिवाइजर होगा लाग्रांज थ्योरम से। ये एच इंटरसेक्शन के 5 का भी डिवाइजर होगा। तो एच इंटरसेक्शन के क्या हो सकता है, 1 हो सकता है केवल इन दोनों का। अगर हम HCF लें तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अगला देखो, इसकी कोटि ऑर्डर ऑफ y की कोटि के बराबर होती है। अगर इस प्रकार से दे रखा हो मान x y x इनवर्स दे रखा हो, तो इसकी कोटि जो बीच वाला अवयव है उसकी कोटि के बराबर होती है। ये आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, इनके क्या होते हैं, जो इसका जो स्वीकार्यता होती है, अगर किसी में समाकारिता दे रखी है, समाकारिता दे रखी है, वो क्या दे रखी है आपकी, तुल्यकारिता दे रखी है। तो प्रत्येक जो भी अवयव इस तुल्यकारी अवयव होंगे, जो जहाँ पर प्रतिबिंब करेंगे, तो उनके खुद की कोटि और प्रतिबिंब की कोटि क्या होती है, बराबर होती है। अभी देखो अगला, ये क्वेश्चन है, इसमें दे रखी है 3 कोटि का। 3 का मतलब विषम कोटि का है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब प्रतिसम्मित मैट्रिक्स है। प्रतिसम्मित मैट्रिक्स है तो इसके डिटरमिनेंट का मान होता है 0। डिटरमिनेंट का मान 0 होता है तो किसी भी चीज का अगर इनवर्स ज्ञात करते हैं हम, तो इनवर्स का मान होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन इसका डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट तो इसका 0 दे रखा है, 0 दे रखा है तो ये विद्यमान ही नहीं होगा। 0 दे रखा है तो ये विद्यमान नहीं होगा। पर आवाज छोड़ गई थी, वहां से दोबारा बता रहा हूँ ना। ये इसकी क्या है, रैंक निकालिए। आप रैंक निकालना जानते हो, रैंक दोनों की क्या बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। इसकी क्या है, रैंक बराबर नहीं है। इसकी रैंक बराबर नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, हरात्मक श्रेणी का 5वां पद 7 और 7वां पद 5 है। तो ये हरात्मक श्रेणी के लिए अगर इन दोनों का गुणन वाला पद पूछा है तो वो क्या होता है, 1। और आप देखो समांतर श्रेणी में भी वो पूछ सकता है, वो इस प्रकार से। और देखो AP के लिए एक याद रखो, T और T का Pवां पद Q और Qवां पद P है, तो D का मान तो इसका -1 होता है। T Rवां पद जो होता है P + Q - R होता है। ये आपको याद रखना है। ये सीधी थ्योरम से सीधे ही इसके रिजल्ट हैं जो आपको क्लास में कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद ये अगला क्वेश्चन। अच्छा, log 3 ये दे रखा मान, ये समांतर श्रेणी में दे रखा है, AP में दे रखा है। तो AP में बीच वाले पद का दुगना इन दोनों के किसके योग के बराबर होता है। तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, मैं देखो log को डायरेक्ट हटा रहा हूँ। 3 की पावर x - 2 का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, इसको इन दोनों को योग करेंगे तो 3 log 3 और log ऊपर पहुंच जाएगा, 3 की पावर x और +4, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 की पावर x - 2 का होल स्क्वायर -3, 3 की पावर x -2 मैं ले लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ -2 लिया तो मीन्स 6 आगे चला गया, तो माइनस, इसमें मैं -6 और +6 करता हूँ, -6 किया और +6, अच्छा 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा यहाँ पर। ये देखो, ये यहाँ तक समझ में आया मैंने किस प्रकार ये -2 बना लिया है। मैं क्या इसको इजी तरीके से हल करने के लिए यहाँ बनाया है। अब देखो इसका जो भी मान होता है,
इसका क्या मान होता है, देखो ये सही आया, -18 आया, मैंने उधर से क्या है डायरेक्ट ही इसको इधर ले लिया है, तो इसको मैंने 3 की पावर x -2 को मान लिया मैंने y। तो इसको हल करते हैं, y स्क्वायर -3 y -18 इक्वल टू 0। तो y को हल करते हैं, देखो 3 6 और 3 इसके मान हो जाएंगे। देखो 6 को मैं पॉजिटिव ले लूँ, नहीं 6 को नेगेटिव और 3 को पॉजिटिव, तो ये क्या मान हो जाएंगे, y का मान हो जाएगा एक तो 6 और एक हो जाएगा -3। देखो ये क्या सही आए, दोनों का योग करो तो 3 और -3 गुणा करो तो 18 माइनस के, ये सही आया है। इसी प्रकार अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये लॉग में दे रखा है और लॉग में नेगेटिव वाली वैल्यू लेते नहीं है, तो y बराबर यहाँ पर क्या ले लेंगे हम 6, और y का मान हमने माना था 3 की पावर x -2 इक्वल टू 6। 3 की पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 की पावर 6 इक्वल टू 1 लॉग ले लेते हैं, तो x log 3 इक्वल टू log 8, x इक्वल टू कितना हो जाएगा log 8 अपॉन log 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा log 3, ये कितना मान कौन सा दे रखा है ऑप्शन 3 8 वाले एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। इसको हल करना है, सीधा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है 2b बराबर a प्लस सी, समांतर श्रेणी की कंडीशन, a प्लस सी समांतर श्रेणी की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अभी देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, a और b सममित आव्यूह हैं, तो आव्यूह ए बी सममित होगा यदि और केवल यदि a और b दोनों सममित हैं, दोनों सममित हैं, तो इसका मतलब क्या है, a का ट्रांसपोज दोनों बराबर हैं, b और b का ट्रांसपोज बराबर है, दोनों का गुणा कर देता हूं तो ए बी बराबर है एक, ए बी का ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज के बराबर है, ए बी का ट्रांसपोज इसके बराबर है, तो ये क्या होता है ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ये भी क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, तो ए बी बराबर बी का ट्रांसपोज क्या है आपके पास बी और ए का ट्रांसपोज है ए, तो ए बी बराबर बी ए होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में ये आपका आंसर दे रखा है। ये देखो ये आपको सिमेट्रिक दे रखा है, इसलिए आप सीधा ही इसको हल कर दिया, अभी मैंने कोई मैट्रिक्स नहीं माना, और मैट्रिक्स मानते क्या पता वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, आव्यूह ए बराबर साइन थीटा कोस थीटा, अच्छा ये आव्यूह दे रखा है, तो देखो सबसे पहले इसका ए तो ये दे रखा है हमने, ए का मान दे रखा है, तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज होता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इधर हो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखो ए का ट्रांसपोज क्या ए के ही बराबर आया है, नहीं आया, तो सममित ये है नहीं, प्रतिसम्मित भी नहीं है, अगर नेगेटिव से करते हैं तो ये तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, प्रतिसम्मित भी नहीं है। लाम्बिक चेक कर लेते हैं एक बार, लाम्बिक ए और इंटू ए का गुणा करना है ए के ट्रांसपोज के साथ, इसका गुणा करते हैं, देखो कितना आ जाता है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, इसका इसके साथ साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा मतलब 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब लाम्बिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। सीधा ही कर लिया, अगला चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने तो ये आसानी से चेक कर लिया है। अगला देखो, समीकरण दे रखा है कि दो विभिन्न मूलों का योगफल है, दो भिन्न मूलों का योग। अभी देखो इसमें मूल कितने निकलेंगे, 3 मूल आएंगे, अभी देखो 3 डिग्री का दे रखा है तो 3 मूल आएंगे, इसमें से किन्हीं 2 मूलों का योग, किन्हीं 2 मूलों का योग बताना है, वो कितना होगा, किन्हीं 2 का पूछ रहा है, तो किन्हीं 2 में से या तो 2 समान मूल आ रहे हैं या 2 समान मूल आ रहे हैं और एक भिन्न आ रहा है, तभी 2 मूल का पूछा है, तो देखते हैं इसके मूल क्या निकलते हैं।
मैं इनको योग कर देता हूँ तो कितना आ जाता है 15, मैंने 15 माइनस एक्स कॉमन ले लिया 1 1 1, यहाँ से 3 6 माइनस एक्स 3 3 3 6 माइनस एक्स। ये आपके पास देखो एक मूल तो आ गया 15, इसका एक मूल तो क्या आ जाएगा 15, 6 3 15 नहीं, इसका एक मूल आ रहा है 6 6 नहीं 6 3 और 3 12 आ रहा है। एक मूल तो इसका 12 आ जाएगा, इससे 0 हो रहा है। अब इसका मतलब है कि दूसरा मूल तो आएगा ही आएगा। एक मूल तो आ गया आपका मान x का मान 12, दूसरा मूल आएगा क्या, मैं इनको जोड़ता हूँ ऐड करता हूँ, देखो इनको ऐड करता हूँ तो 9 10 हो रहे हैं, इनसे 0 बन रहा है। 0 बनाने के लिए देखो x की जगह मैं 3 रख दूँ तो ये सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, तो x का मान 3 भी आ जाएगा, दूसरा मान x का मान कितना आ जाएगा 3, और तीसरे की हमें ज़रूरत ही नहीं है। देखो 12 और 3 से कितने हो रहे हैं हमारे पास 15। अभी दूसरा कोई भी मूल आएगा तो 12 से तो बड़ा होगा, तो ये तो ऐड करने पर बनेगा नहीं, नेगेटिव आ सकता है पर इतना नहीं आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव मूल बनेंगे। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो, 12 से बड़ा होगा तो ऐड करने पर 15 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लो, कितने आ जाएंगे 15 आ जाएगा इसका मान। ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यदि Q एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह तथा P एक वर्ग आव्यूह है, इस प्रकार है कि डिटरमिनेंट ऑफ, अच्छा Q का इनवर्स दे रखा है और P का स्क्वायर, Q दे रखा है 4, तो डिटरमिनेंट ऑफ P के मान क्या है। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, देखो आप Q के इसका डिटरमिनेंट, P का डिटरमिनेंट स्क्वायर दे रखा है तो मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ, और Q का डिटरमिनेंट किसके बराबर दे रखा है 4 का। अब देखो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, इनवर्स का डिटरमिनेंट होता है इसके इनवर्स और P का स्क्वायर, और ये दे रखा है Q, ये किसके बराबर दे रखा है 4 के बराबर दे रखा है। इसका डिटरमिनेंट इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास P का डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, और P का मान आपके पास कितना हो जाएगा +-2। देखो ऑप्शन में दे रखा है डिटरमिनेंट +-2 की जगह केवल 2 दे रखा है, तो इन दोनों में से कोई भी हो जाएगा, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ दे रखा है A1 -1 -1 1, तो AQ बराबर है AQ। अच्छा देखो आपने एक केले हैमिल्टन थ्योरम देखी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो बता देते हैं। देखो इसको केले हैमिल्टन थ्योरम से इजी कर सकते हैं। देखो वो कैसे है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए की ट्रेस लेनी है, उसके साथ ए प्लस मॉड ऑफ ए आई इक्वल टू किसके होता है 0 के, या इसकी कैरेक्टर के इक्वेशन निकाल लेते हैं, उससे भी इसका आंसर आ जाता है। पर अभी भी देखो मैं सीधा ही कर लेता हूँ, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा माइनस ट्रेस ऑफ ए 2a, और प्लस इनका देखो इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो तो 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हैं, इक्वल टू किसके 0 के। अब ए क्यू हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 2a, मैं ए से दोनों तरफ गुणा कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा ए क्यू माइनस 2 ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर का मान 2a, तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2, ए स्क्वायर का मान रख दो 2a, कितना हो जाएगा ए क्यू बराबर 4a, ए क्यू बराबर 4a कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसका आंसर ए क्यू बराबर कितना आ जाएगा 4a, इसका आंसर हो जाएगा। अभी देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। और सेम क्वेश्चन दे रखा है, ए इनवर्स का मान दे रखा है और 2a पूछा है, ए इनवर्स का मान दे रखा है 2a पूछा है। अब इनवर्स से a पूछा है तो क्या आप कोई दिमाग लगा सकते हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ए इनवर्स का मान इसका भी इनवर्स निकाल लें तो a आ जाएगा, इनवर्स निकाल सकते हो, निकालो तो इसका इनवर्स निकालो,
इसका इन्वर्स आ जाएगा, तो ए का मान सीधा ही निकाल देता हूँ मैं, इसका इन्वर्स निकाल रहा हूँ तो ए का मान सीधा निकाल लेता हूँ। 4 और 1 को इधर लिख दो, और 2 और 3 में क्या करना है आपको, साइन चेंज करना है। ये तो हमारे पास इसका इन्वर्स निकालना है, तो एडजॉइंट निकाल लिया, और एडजॉइंट के बाद इसमें क्या करना है, इसका गुणा। देखो कितना हो रहा है, 4 - 5, तो -2 से गुणा कर लेते हैं। ये तो ए का मान आ गया, 2 से गुणा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2a बराबर, देखो माइनस से मैं 7 के साथ गुणा कर देता हूँ, -4। -4 से कौन सा स्टार्ट है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ये -4 से स्टार्ट है, और ये -2 से +2 हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। हल कर लेते हैं, देखो एक बार, ये कितना हो रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, और ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 2, और ये कितना हो रहा है, -3 से ये 3 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये आया समझ में? देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदिश x, y तथा z रैखिक परतंत्र होंगे। रैखिक क्या बताने, परतंत्र होंगे यदि a का मान है। तो रैखिक परतंत्र क्या होते हैं, इनके देखो ये जो लीनियर दे रखा है, इसके रैखिक परतंत्र के लिए क्या करते हैं, इनका एक मैट्रिक्स बनाते हैं R3 की समष्टि में, और इनका मान R3 में अगर शून्य आ जाए तो क्या हो जाएंगे, रैखिक परतंत्र हो जाएंगे। तो शून्य करते हैं, मतलब रैंक को किससे, 3 से कम कर देते हैं, तो रैखिक परतंत्र हो जाएंगे। तो रैंक 3 से कम होगी तब हो जाएगा -4a4 और a -1 -a। इसका मान क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए। तो देखो क्या कोई ऐसा ऑप्शन बन रहा है, देखो मैं यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 रखेंगे, तो 2 से देखो यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 2 से नहीं हो रहा। देखो एक बार इसको हल कर देते हैं, किससे हो रहा है, सीधा देख लेते हैं, हल करते हैं तो 1 इससे हो रहा है a², ये हो रहा है -a², और इससे -4, माइनस प्लस 4 हो जाएंगे, प्लस ये 0 के साथ तो 0 लिख देते हैं, प्लस 1 के साथ a², सॉरी यहाँ से 4 -a² इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये कितने हो जाएंगे, 8 हो गए यहाँ, बराबर 2a² हो गया। तो a² बराबर कितना हो जाता है, 4। तो a बराबर +-2 हो जाएंगे। इसका आंसर +-2, ऑप्शन नंबर सी में आपका +-2 दे रखा है। ये देखो इस प्रकार कर सकते हैं आप रैखिक परतंत्र, लीनियर डिपेंडेंट, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि t u v एक रैखिक रूपांतरण हो, u से v में एक रैखिक रूपांतरण हो, तो कर्नल ऑफ t की उपसमष्टि है। कर्नल ऑफ t की उपसमष्टि आप देखो सीधा पता है, उपसमष्टि कौन सी, जो पहले वाली होती है वो इसकी हो जाएगी। उपसमष्टि क्या हो जाएगी आपकी, u इसकी उपसमष्टि हो जाएगी। कर्नेल में कहाँ से जाएंगे, आपके एलिमेंट u से जाएंगे, तो इसकी उपसमष्टि क्या हो जाएगी, u। ये डायरेक्ट याद रखना था आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40। t v2 r v3 जो कि t a b a-v और v द्वारा परिभाषित एक रैखिक रूपांतरण हो, तो t की शून्यता है। t की शून्यता देखो, नलिटी ऑफ t किसके बराबर होती है, डायमेंशन ऑफ t के विमस, डायमेंशन ऑफ t के बराबर होती है। तो डायमेंशन ऑफ t के इसके इक्वल इसको रख देते हैं। तो रखो क्या हो जाएगा, a + b, a - b, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, 0, 0।
तो यहाँ से देखो b बराबर 0 आ जाएगा मान, b का मान कितना आ गया 0, और b का मान 0 आ गया तो b का मान यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 रख देते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b का मान 0 है तो a का मान भी क्या हो जाएगा 0, तो a कोमा b का मान कितना आ गया 0,0। अब इसकी विमा कितनी आ रही है, विमा आ रही है 0, तो इसकी नल्टी भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसकी विमा कितनी आ रही है 0 विमा आ रही है, तो नल्टी क्या हो जाएगी आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। v इक्वल टू आर क्यू समष्टि दे रखी है, तो w R3 समष्टि u अपॉन v की विमा क्या होगी। देखो इसकी डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन ऑफ v अपॉन w ये ज्ञात करनी है। तो देखो अपॉन में दे रखा है तो डायमेंशन ऑफ इसकी किसके बराबर होता है, ये डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। अभी देखो आर क्यू समष्टि दे रखी है, तो आर क्यू समष्टि में हमारे पास और कोई पद दे नहीं रखा, तो इसकी समष्टि कितनी, इसकी जो डायमेंशन है विमा है वो कितनी है 3, तो डायमेंशन इसकी 3 है। और डब्ल्यू में देखो ए के लिए पद दे रखा है, एक वेरिएबल दे रखा है और दोनों क्या दे रखे हैं 0, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई 1, 3 माइनस 1 कितनी हो जाएगी 2, इसकी विमा कितनी हो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी। क्या इसकी विमा समझ में आई। अभी देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो ये समझ में आ गया क्या, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो W दे रखी है, एक समष्टि R4 है की उप समष्टि देखो इस प्रकार से दे रखी है, तो विस्तृत लीनियर स्पेन देखना है। इसमें देखो स्पेन पूछा है, लेकिन इसको कौन से W में होगा, W के लिए आपको स्पेन बताना है। तो देखो W के लिए मैं पहले अल्फा के लिए अल्फा से इसका आदेश गुणा करा देता हूँ 1,0, -1,0, दूसरा करा देता हूँ बीटा के साथ, बीटा के साथ 0,1,0 प्लस 1। इसको देखो एक बार हल करते हैं, इसको क्या मैंने आदेश गुणा करा दिया है। अब देखो एल्फा का 1 के साथ गुणा किया तो एल्फा प्लस 0, कोमा एल्फा का इसके साथ 0 प्लस बीटा, कोमा एल्फा का माइनस एल्फा प्लस 0, इसका एल्फा के एल्फा का किया 0, एल्फा का इससे गुणा किया प्लस बीटा का इससे, तो बीटा। ये आपके पास अवयव आ जाएंगे, इस प्रकार से इसके क्या होंगे अवयव होंगे। तो देखो क्या अवयव आ गए, एल्फा कोमा बीटा कोमा माइनस एल्फा कोमा बीटा, ये आपके अवयव आ जाएंगे। इस प्रकार से अवयव आएंगे, तो इनको देखो कौन कौन से आएंगे, इस प्रकार से दे रखे हैं, तो मतलब तीसरा पद क्या दे रखा है इसमें नेगेटिव दे रखा है, तीसरा पद नेगेटिव इसी में दे रखा है। देखो एल्फा एल्फा दोनों सेम, ये दोनों सेम और ये वाला नेगेटिव, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी दे रखा है पर इसमें नेगेटिव नहीं दे रखा, ये इसमें सेम ही नहीं दे रखे है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आ गया। आज के लिए देखो हम इतने ही सॉल्यूशन करते हैं, अगली वीडियो आपको कल मिल जाएगी, नेक्स्ट क्लास में मिलेगी अगली वीडियो। इसको 3 पार्टों में 125 क्वेश्चन है, इसको 3 पार्टों में हल किया जाएगा, 42, 42 और 41। क्या हो गए ना आपके 25 क्वेश्चन, तो ये 25 क्वेश्चनों का आपका हल किया जाएगा। देखो आज के लिए मैं यहीं तक आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद। आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से, यूमैक्स एजुकेशन आपको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में हमारा जो ऐप है अपना यूमैक्स एजुकेशन का ऐप है, जो यूमैक्स ऐप नाम से है। इस पर ये आपके लिए यूपी TGT PGT EMRS DSSB TGT PGT EMRS TGT PGT और सारे जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि RPSC DSSB
यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड जितने भी हैं, और भी कुछ ई एम आर एस है, जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके जो अभी वैकेंसी आई हुई हैं, एनबीएस वाली वैकेंसी आनी है, सब के आपको इस पर कोर्स मिल जाएंगे। और कोर्स भी जिस प्रकार से आपको जो कराया गया है वो सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन करा रखे हैं, और थ्योरी इतनी अच्छी कराई हुई है जो ट्रिक्स से टिप्स से आपको सारी कुछ बताई गई है। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करना, और आज के लिए बस इतना ही करते हैं। धन्यवाद।